Hello everyone, class 6. I hope you are fine. So लास्ट टाइम हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक चैप्टर स्टार्ट किया था। ज्योग्राफी का चैप्टर पहला चैप्टर था। तो चलिए देखते हैं उसमें हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इन्होंने अर्थ को एक गेंद की तरह पकड़ रखा है। इसका सीधा सा सेंस क्या है? सेंस है कि हमें अपने अर्थ की केयर करनी है। अभी तक हमने की, अब फ्यूचर आपका है। जो बॉयज़ हैं वो इस तरफ आएंगे, यानी ये जो लड़का है बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे बॉयज़ को आज दुनिया के, और ये जो लड़की है दुनिया की सारी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फ्यूचर आपका है, धरती आपकी है, और आप इसे, जैसे बाकी जनरेशन ने इसको संभाला, वैसे आप भी इसकी केयर करेंगे। और ये हमारा बीच में भारत है। ये बुक का पहला जो फ्रंट पेज है उसमें एक मैसेज छुपा है, और वो मैसेज बहुत ही क्लियर है कि आज के बच्चे आने वाले समय में इसी पृथ्वी के, इसी भारत माँ के, इसी मदर नेचर के रक्षक होंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। और आप जितनी इसकी केयर करेंगे, नेचर भी आपकी उतनी केयर करेगा। आप अपनी केयर करेंगे तो अर्थक्वेक कम आएंगे, वोल्केनिक इरप्शन कम होंगे, वायरस कम फैलेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, क्लीन हवा रहेगी, यानी क्लीन एयर मिलेगी आपको। तो जितना आप अर्थ की केयर करेंगे उतना अर्थ एज ए मदर आपकी भी केयर करेगी। ठीक है, तो ये पहला फ्रंट पेज का मैसेज था। आगे देखते हैं। अब ये बुक जब शुरू होती है तो हमारा पहला ही चैप्टर आता है, द अर्थ एंड ग्रेटिट्यूड। और मैंने आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको याद होगा। पहला पेज हो गया था, दूसरा पेज भी किया था, तीसरा पेज भी बताया था आपको, और चौथे पेज में ये था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, और हमारे इक्वेटर जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उसके जैसे ऑरेंज का, मौसमी का, नारंगी का एग्जाम्पल है कि इस तरह से मतलब अर्थ के इंटीरियर को हम समझ सकते हैं। किससे अर्थ का एंगल है 360, अगर आप इसको चेक करें कंपास और प्रोटेक्टर से तो आपको पता चलेगा 360 का ही एंगल आता है, क्योंकि शेप का कोई भी राउंड शेप में कोई चीज़ होगी उसका एंगल 360 ही होगा। फिर आता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। कितने मेरिडियंस हैं ये भी मैंने आपको बताया था। टोटल हमारे पास जो लैटिट्यूड्स हैं वो हैं 181, लेकिन हमारे पास जो मेरिडियंस हैं 360। और ज़्यादातर हर एक मेरिडियन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आती है 111 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरिडियंस क्या है? मेरिडियंस हैं वर्टिकल लाइंस, और जो पैरेलल्स हैं वो हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन माने पैरेलल्स, पैरेलल्स माने लैटिट्यूड्स, वर्टिकल लाइंस माने मेरिडियंस, मेरिडियंस माने लॉन्गिट्यूड्स। तो टोटल लॉन्गिट्यूड है 360 और टोटल लैटिट्यूड्स हैं 181। ठीक है, फिर आता है ग्रेटिकुल। ग्रेटिकुल क्या मतलब क्या है कि एक नेटवर्क है। ये देखिए सारी वर्टिकल लाइंस जा रही हैं जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ऐसे जा रही हैं। ये सब क्या है? मेरिडियंस हैं, और इनकी डिस्टेंस जो ज़्यादा होगी वो होगी 111 किलोमीटर होगी इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि देखिए दूर दूर है, यहाँ पे स्पेस दूर दूर आ रहा है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डिस्टेंस कम हो जाएगी, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे गैप जाए, यहाँ पे गैप कम होता जा रहा है, तो ये 102 किलोमीटर हो जाएगा। पोल्स के सर्किल पे केवल 44 रह जाएगा, और बिल्कुल पोल के ऊपर यानी नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर 0 मीटर हो जाएगा। तो ये जो हमारे मेरिडियंस हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है इक्वेटर पे तो रहेगी 111 मीटर, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो जाएगी 102 किलोमीटर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड व्हाई इट्स हैपनिंग? बिकॉज जो गैपिंग है इनके बीच में वो क्या होगी? चेंज होती रह रही, कम होती जा रही है। और पोलर सर्किल के ऊपर, आर्टिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल के ऊपर 44 किलोमीटर, और पोल्स के ऊपर 0 हो जाएगी। तो ये जितनी भी वर्टिकल लाइन से सब मेरिडियंस हैं, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। और जो सर्किल्स ऐसे बने हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो इक्वेटर के सापेक्ष हैं, इक्वेटर के पैरेलल हैं, इक्वेटर यहाँ सेंटर में है, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में है, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, जो सर्किल्स हैं, ये क्या है? ये हमारे पैरेलल्स हैं। पैरेलल्स माने लैटिट्यूड्स हैं, और लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181 है। ठीक है, इन लैटिट्यूड्स और इन लॉन्गिट्यूड से जो ये नेटवर्क बन रहा है, जो ये जाल बन गया, देखिए ना कितने सारे छोटे छोटे बॉक्स बन गए,
इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे जाल को हम कहते हैं ग्रेटिक्यूल। तो ग्रेटिक्यूल बेसिकली क्या है? ग्रेटिक्यूल का सीधा मतलब है द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फॉर्म अ नेट दैट इज कॉल्ड ग्रेटिक्यूल। और हमारे पास जैसे जीपीएस होता है गूगल पे, हमारे पास अपना एक पोजीशन सिस्टम है, इंडियन रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको डेवलप किया है हमारे साइंटिस्ट ने। तो इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन ग्लोबल पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी with the help of IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System. Locating any place in the Indian subcontinent is going to be easy. For this, India is launching its own series of 7 satellites. It will then be possible to locate any place in the region of South Asia and Indian Ocean precisely. ये मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर ये आपसे छूट गया हो तो चलिए रिवीजन हो जाएगा, आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये तो कह रहा है कि हम करने जा रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो हमारे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को मजबूत करते हैं, यानी हम अर्थ की सैटेलाइट इमेज लेने में खुद सक्षम है हर तरह की फील्ड में। और ये जीआईएस और जीपीएस की बात हो रही है, तो हमारे पास अपना जैसे गूगल मैप है, वैसे हमारे पास अपना भुवन है इसरो का, विकीमेपिया। तो ये सब, ये जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म हैं, जैसे गूगल मैप है, विकीमेपिया है, भुवन है इंडिया का, इसरो का, तो ये सब मैप को समझने में हेल्प करते हैं। और अभी 2 नई चीज़ें आई हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, यानी एरोप्लेन कहाँ पे क्रैश हुआ, शिप किधर जा रहा है, तो उसकी पोजीशन आपको पता चल। नहीं कभी कभी आप अपनी ट्रेन को करते हैं, देखते हैं कि ट्रैक योर करंट स्टेटस ऑफ योर ट्रेन, तो ट्रेन किस स्टेशन पे पहुंची है वो आप घर बैठे देख सकते हैं। मेरे मम्मी आ रही हैं, पापा आ रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं ट्रेन में, तो ट्रेन कहाँ तक पहुंची है अभी तक, तो ट्रेन की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आप अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं। ट्रेन जो है इस स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है नागपुर को, अब वो पुणे की तरफ आ रही है, तो आप जीपीएस के थ्रू घर बैठ के ट्रेन की लोकेशन, बस की लोकेशन, तो बहुत सारी हेल्प मिलती है हमें इससे, और गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन यानी जो भी पर्टिकुलर प्लेस है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इस जीआईएस के सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये सब सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं जो हेल्प करते हैं मैप को, यानी टेक्नोलॉजी जुड़ गई आके। तो जब ज्योग्राफी में टेक्नोलॉजी जुड़ गई तो फिर जीआईएस मिल गया, जीपीएस मिल गया, भुवन मिल गया, गूगल मैप आ, विकी मैप ही आ गया। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे। तो लास्ट में मैंने आपको बोला था पहले वाले क्वेश्चन के सारे टिक करें, कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं किया। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। हाउ विल यू एक्सप्रेस द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल? हाउ मच इज एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? Using a globe, write down the names of the countries through which the equator passes. Write down the main use of their gratitude. अब कि नॉर्थ पोल के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो जो ये पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? देखिए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जितने भी लाइन्स हैं, दे मीट एट द पोल्स, therefore they have no defined longitude. If longitudes needs to be recorded, it would be 0. तो नॉर्थ और साउथ पोल पे लॉन्गिट्यूड पोजीशन तो 0 आएगी, जबकि लैटिट्यूड पोजीशन क्या होगी? द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द लैटिट्यूड ऑफ द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 90 डिग्री साउथ हमारा नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड है, साउथ पोल का लैटिट्यूड है 90 डिग्री साउथ, और नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड है 90 डिग्री नॉर्थ। जबकि लॉन्गिट्यूडल पोजीशन कोई पूछता है आपसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो वो 0 ही होगी। तो ये जो आंसर है ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर होगा। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द लैटिट्यूड ऑफ द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। All longitude lines meet at the poles, therefore they have no defined longitude. If longitudes needs to be recorded, it would be 0 always. ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका पहले क्वेश्चन का।
दूसरा क्वेश्चन था एंगुलर डिस्टेंस, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तो होगी 102 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 102 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो कैप्रिकॉर्न पे 102 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि उन कंट्रीज के नाम बताइए जो इक्वेटर के ऊपर आती हैं। तो इक्वेटर के ऊपर जो कंट्रीज आती हैं, अब ये देखिए इक्वेटर कहाँ पे होगा? इक्वेटर होगा यहाँ पे। अब इस इक्वेटर के ऊपर कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो ये अफ्रीका के बीच से निकल रहा है, फिर ये साउथ अमेरिका के ऊपर से निकल रहा है। तो इसके ऊपर जितनी भी कंट्रीज आती हैं मैं आपको उनके नाम दिखाई देता हूँ, बताई देता हूँ। इक्वेटर के ऊपर हमारी टोटल 13 कंट्रीज आती हैं। द इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ, प्रिंसिपी, गैबोन। प्रिंसिपी गैबोन एक ही नाम है, नहीं, साओ टोम एंड प्रिंसिपी एक नाम है, गैबोन अलग नाम है। तो पहला है इक्वाडोर, सेकंड है कोलंबिया, थर्ड है ब्राजील, फोर्थ है साओ टोम एंड प्रिंसिपी, ये एक है, ठीक है, फोर्थ हो गया। गबोन 5, रिपब्लिक ऑफ कांगो 6, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो ये हो गया 7, युगांडा 8, केन्या 10, सोमालिया 11, मालदीव 12, इंडोनेशिया 13, और इंडोनेशियन किराबाती को एक साथ दिया गया है, तो ये 13 पूरा हो गया। तो ये 13 कंट्रीज में से आप कोई भी 4-5 नाम लिख दीजिए, आपकी क्लास 6 के अकॉर्डिंग इतना बहुत है। ये तो मेरे हिसाब से आप केवल इन्हीं 4 कंट्री के नाम लिख दीजिए। इक्वाडोर मेन कंट्री है और इस कंट्री का नाम ही इक्वेटर के बेस पे पड़ा है। इक्वाडोर इक्वेटर, यानी इस कंट्री का नाम इक्वेटर पास होने की वजह से इक्वाडोर पड़ा है। कोलंबिया, ब्राजील और इंडोनेशिया, सोमालिया, मालदीव, ये मेन कंट्री हैं। तो आप इनमें से कोई भी 4 कंट्री के नाम लिख सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था राइट डाउन द मेन यूजेस ऑफ ग्रेटिक्यूल। अब ग्रेटिक्यूल का मेन यूज क्या है? ग्रेटिक्यूल में एक नेटवर्क बन गया जो हमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देगा हर एक प्लेस की। दूसरा, ग्रेटिक्यूल नहीं होगा तो हम टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे किसी प्लेस का, तो टाइम कैलकुलेट करते हैं हम, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पता करते हैं, वो सब ग्रेटिक्यूल से ही होता है, क्योंकि इट इज अ नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ठीक है। आज आपको बस ये चारों क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, उतना ही बहुत होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, नेक्स्ट वीडियो क्या मैं आज ही स्टार्ट कर देता हूँ, हिस्ट्री का चैप्टर। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और ये आ गया हिस्ट्री का चैप्टर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के? ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आपको 3 तरह के घर दिख रहे हैं। अब ये 3 तरह के घर में आपका फेवरेट कौन सा होगा? आपका फेवरेट ये होगा, मैं अभी से बता दूं, सबसे लास्ट वाला जो बंगला जैसा दिख रहा है। और मेरा फेवरेट होगा ये पहला वाला, क्योंकि आसपास क्या पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली ज्यादा है, रहने भर को ठीक ठाक है। और किसी का फेवरेट ये भी हो सकता है कि भाई हम गांव में रहना चाहते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ हाउसेस हैं ये अलग अलग रीजन में आपको मिलते हैं। ये बड़े शहरों में, अभी तो खैर अपार्टमेंट आ गए, तो शहरों में ज़्यादातर इस तरह के घर दिखते हैं आपको, गांव में इस तरह के घर दिखते हैं। और जबकि एक ऐसा इलाका जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, हिल स्टेशन है, पानी, पेड़, हवा, पौधे, ये सब, तो नेचर जहाँ पे है, प्रकृति ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ पे घर इस तरह के होते हैं, आबादी कम होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री। In the 5th standard, we saw at some length of that there is a close relationship between man and his environment. तो हमने क्लास 5th में आपने देखा होगा, हमने क्या आपने देखा होगा, I was not there, I was there but before many years. तो क्लास 5th में अभी आप पढ़ के आए क्लास 6,
तो वहाँ पे की टॉपिक्स में आपको बताया गया होगा कि जो इंसान है और जो पर्यावरण है उसके बीच में एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है. We saw how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to the changes in his surrounding. और हमने देखा कि लाइफस्टाइल कैसी होती थी पहले के लोगों की, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने उनकी टेक्नोलॉजी उनको चेंज कर दी गई. पहिए का आविष्कार हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ व्हील, है ना, खेती चालू हुई, फिर ये किया, फिर तो कुछ ना कुछ इन्वेंशंस होते गए और हम और मॉडर्न होते चले. हो सकता है आज हम अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं और आज से 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद लोग हमें क्या कहें, अरे यार वो तो उनको ज़्यादा आता था, वो हमसे भी बहुत मॉडर्न हो जाए. तो फिर वो अपने आप को मॉडर्न कहेंगे, हमें क्या कहेंगे, आउटडेटेड पीपल बोलेंगे, है ना. तो हो सकता है आज की डेट में हम मॉडर्न हैं लेकिन फ्यूचर में हम आउटडेटेड एक कहे जाएंगे सोसाइटी, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन हो सकता है. तो हम लोग ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, और इसमें बात हो रही थी कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस और हिस्ट्री कैसे आपस में एक दूसरे को कनेक्ट, कैसे एक दूसरे को चेंजेस करते रहे. तो टेक्नोलॉजी के साथ हमारा लाइफ स्टाइल भी बदलता रहा और हम स्टोन एज से आज एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन में, फिर आज हम बैंक, मतलब आज हमारे पास, फिर हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, अपनी जो बैंक्स थी रिवर्स की बैंक के ऊपर स्टार्ट किया, और हमारे पास देखिए अलग तरह की एक दुनिया है, सिटी लाइफ है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, फैक्ट्रियां हैं. तो हम स्टोन एज से स्टोन एज से हम एग्रीकल्चरल एज में आए और एग्रीकल्चरल एज से हम इंडस्ट्रियल एज में चल रहे हैं अभी. और इंडस्ट्रियल एज के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं. नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है एनवायरनमेंट के लिए, वो क्या आगे देखते हैं. तो जो हिस्ट्री है is a coherent account of the significant past events in the progress of human culture. Time, place, society and individuals are the four major pillars of history. अब यहाँ पे आप कहेंगे यार ये हिस्ट्री की कुछ ज़्यादा बात हो रही है क्या, हिस्ट्री का चैप्टर है तो हिस्ट्री की तो बात होगी. तो इसमें बता रहे हैं कि टाइम यानी समय, प्लेस स्थान, सोसाइटी समाज, और इंडिविजुअल्स जो लोग हैं. तो समय, स्थान, समाज और लोग, ये चार मेजर पिलर हैं सोसाइटी के. We cannot write history without them. On these four component, place is related to geography or geographical conditions. In this sense, history and geography are inseparable. यानी जो हमारा चौथा स्तंभ है, जिसको इन चारों कंपोनेंट में से जो एक स्तंभ है, कंपोनेंट है, वो प्लेस है यानी जगह है. और जगह किससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी से, ज्योग्राफिकल लोकेशन से. तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हम अलग अलग नहीं कर सकते. हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशन इन मैनी वेज. यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी असर करती है. अब लोग नदियों के किनारे ही क्यों बसे, क्योंकि नदियों के किनारे क्या था, नदियों के किनारे जीवन था, पानी था, और खेती के लिए जमीन नरम थी, उपजाऊ थी. अब मैं आपको कुछ शहरों के नाम बताता हूँ. देखिए सारे शहर, इनके जो पुराने शहर हैं वो सब किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसे. जैसे वाराणसी बसा है गंगा नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, आगरा, दिल्ली यमुना के किनारे, मथुरा यमुना के किनारे. और भी इंडिया के ऐसे बड़े शहर हैं, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे. तो जितने भी इंडिया के कुछ बड़े शहर हैं आज की डेट में, और जो पुराने शहर हैं, वो ज़्यादातर नदी के सहारे एक छोटा सा सेटलमेंट था, गांव था, फिर आज होते होते आज बड़े बड़े शहर हो गए. तो हमने नदी के किनारे रहना ही क्यों चूज किया, क्योंकि ज्योग्राफी, नदी, पानी, फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर वाज पॉसिबल. और आज भी जल ही जीवन है. आज भी आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, without water and without air you can't live. Our diet, clothing, housing, occupation, in fact all human life in any reason or any religion depends to a large extent on its geographical characteristics. अब सऊदी अरब के लोग खजूर खाते हैं, उनके यहाँ मांस मच्छी ज़्यादा होता है, मच्छी तो नहीं मांस ज़्यादा खाया जाता है. क्यों, क्योंकि उनके एग्रीकल्चर नहीं है. अगर कुछ कंट्रीज हम देखें, अगर हम साइबेरिया देखें, रशिया देखें, अगर हम गल्फ कंट्रीज देखें,
और ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे मांसाहार, यानी अब मैं उसकी कोई वकालत नहीं कर रहा, हमने एडवोकेटिंग कि कोई वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, जिसकी जो मर्जी खाए, ठीक है, लेकिन दूसरे को रेस्पेक्ट दे के, अगर किसी को नहीं पसंद है कम से कम उसको रेस्पेक्ट दे, उसके सामने वो चीज़ ना खाए या उसको परेशान ना करे। अपना आप फ्रीडम है आपको कुछ भी खाने की, चाइना की तरह कुछ भी नहीं, कुत्ते बिल्ली सब खा जाओ, बाद में वायरस फैल जाए कोरोना। ओके, कम टू द पॉइंट। तो उन कंट्रीज में वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और है ही नहीं एक तरह से। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पूरे गल्फ कंट्रीज में सैंड ही सैंड है, बालू ही बालू है, तो वहाँ फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, या हॉट डेजर्ट है इस तरह से, या कोल्ड डेजर्ट है, आइस ही आइस है। तो ऐसी कंट्रीज का जो मुख्य भोजन है वो उनकी जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉनवेज है, ठीक है, वो एनिमल्स को मार के खाएं। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री में नॉनवेज ही एक मेन सोर्स है फूड का। हमारी कंट्री में क्या है? हमारी कंट्री में खेती बाड़ी अच्छी होती है, तो हमारे पास ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं। जबकि कई ऐसे कंट्रीज है वहाँ पे ये फसल कर सकते हैं आप, बालू के अंदर या आइस में आप कैसे क्रॉप उगाओगे? तो उनकी मजबूरी है, फिर वो उनके ट्रेडिशन में हो गया कि भाई हम तो नॉन वेजिटेरियन ही हैं। और हमारे इसमें क्या है कि हम लोग दोनों हैं, कुछ इंडियंस नॉन वेजिटेरियन है और ज़्यादातर वेजिटेरियन है। क्योंकि कम टू द पॉइंट, तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होना ये भी एक जोग्राफिकल कंडीशन है। आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो आपको फोर्स करती हैं कि आप किस तरह की अपनी फूड हैबिट लें। तो हर जगह का खाना, हर जगह का क्लॉथिंग, हर जगह की हाउसिंग, हर जगह का ऑक्यूपेशन, हर जगह की फूडिंग स्टाइल, इट डिपेंड्स ऑन जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे राजस्थान के कुछ इलाकों में आप जाएंगे तो वहाँ मिर्च बहुत खाते हैं, मिर्च यानी चिली, ग्रीन चिली बहुत डालते हैं सब्जियों में। मैंने पूछा यहाँ राजस्थान में इस इलाके में आप लोग इतना मिर्च क्यों डालते हैं भाई, ऐसा क्या रीज़न है? तो लोकल लोगों ने मुझे बताया, देखिए हम लोग मिर्च इसलिए डालते हैं कि यहाँ के पानी में क्या है, फ्लोराइड है, और अगर फ्लोराइड ज़्यादा है और मिर्च खाने से उसका असर कम हो जाता है। ऐसे इंडिया के और दुनिया के अलग अलग जगहों पे खाने में कुछ स्पेशल वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पानी के हिसाब से, उनकी ज़मीन के हिसाब से, तो उनका खाना पीना भी जो है उस इलाके के हिसाब से है, ठीक है। किसी किसी की जगह के पानी में कुछ पर्टिकुलर चीज़ है तो वहाँ पे दही ज़्यादा खाया जाता है। जैसे गुजरात में छाछ बहुत चलती है, पंजाब में लस्सी बहुत चलती है ना, हरियाणा पंजाब में। तो हर जगह का जो खान पान है उसके हवा पानी के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी हिसाब से लोग अपनी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और ऐसी चीज़ें लेते हैं जो उनको वहाँ पे सर्वाइव करने में मदद करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ द पीपल इन द हिली रीजन्स इज मोर strenuous than the other people on the plains। अब जो पहाड़ पे लोग रहते हैं उनका जीवन थोड़ा और क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। नॉट मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन द हिली रीजन, तो ज़्यादा उनके पास फर्टाइल लैंड भी नहीं खेती करने के लिए प्लेन की तरह। इट इज अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल, जो प्लेन्स में खूब होता है। दैट्स वाई ग्रेन एंड वेजिटेबल आर स्केयर इन हिली एरियाज। तो दाने यानी फसल और सब्जियां इतनी आराम से हिली रीजन में नहीं मिलती। In comparison, people on the plains get them in a sufficient measure. Naturally, this has an impact on the diet of the people। जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया, जोग्राफिकल लोकेशन लोगों की डाइट, लोगों के लाइफ स्टाइल, लोगों की फूड स्टाइल को अफेक्ट करती है। इन हिली रीजन पीपल डिपेंड मोर ऑन द हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड। अब हिली रीजन में तो वही वहाँ पे पहाड़ों पे रहते हैं, खेती बाड़ी हो नहीं सकती, तो वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा चलता है। तो लोग कैसे करते हैं? पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग, हंटिंग पे जाएंगे, गैदरिंग फॉर देयर फूड, हंट करेंगे, जानवर को मारेंगे और खाएंगे, ठीक है, और गैदरिंग करेंगे, जो कहीं कुछ मिल जाए, किसी से पेड़ पे फल लगे मिल गए, कुछ मिल गया, तो जो उनके पास अवेलेबल है उसी से वो सर्वाइव करते हैं। We also find other such differences in the lifestyle of the people of the hilly regions and those of the plains। तो सबसे इजी लाइफ अगर आप किसी के कहेंगे, खाने पीने में ज़्यादा वैरायटी कहेंगे, उनके पास होगी, वो प्लेन्स वालों के पास होगी। तो जो एरिया प्लेन्स है, जहाँ खेती बाड़ी होती है, उनकी जो फूड स्टाइल होगी वो काफ़ी डाइवर्स होगी। उनके पास बहुत सारे आइटम होंगे, वेजिटेरियन और नॉनवेज भी थोड़ा थोड़ा होगा। लेकिन जो हिली रीजन है या कोल्ड डेजर्ट है, आइसी आइस है या डेजर्ट है,
सैंडी सैंड है, तो वहाँ खेती बाड़ी हो ही नहीं पा रही है, तो वहाँ पे वो उनका मेन फूड नॉनवेज ही हो जाता है। यानी फूड स्टाइल भी डिपेंड करती है जोग्राफिकल लोकेशन पे। द क्लाइमेट, रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर, ये सब आपस में कनेक्ट है। देखिए कैसे, द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्लोरा फौना ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्स ऑफ आवर लाइवलीहुड। तो जो हमारे इलाके का जो क्लाइमेट होगा, जो बरसात होती है, जो भी एग्रीकल्चर से पैदा होता है, कैसी वनस्पति है, कैसे जानवर हैं, वो सब हमारी लाइवलीहुड को चेंज करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल को असर करते हैं। द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट, और इन्हीं सब वजहों से हमारा जो लाइफ स्टाइल है, कल्चर है, वो इनकी सपोर्ट से आगे बढ़ता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लरिश्ड वेयरएवर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल। तो हमारे जो अर्ली सेटलमेंट थे, ह्यूमन सेटलमेंट थे, वो वहीं फ्लरिश हुए, वहीं डेवलप हुए जहाँ पे लिविंग के जो सोर्सेज थे, मीन्स ऑफ लिविंग प्लेंटीफुल, यानी बहुत ज्यादा थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज सेटलमेंट्स डेवलप फर्दर इनटू विलेज, और वही सेटलमेंट गांव बन गए, गांव से शहर बन गए, और शहर से आज बड़े बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन गए। But sometimes reasons like the degradation of the environment, drought, invasions lead to the scarcity of those means. लेकिन कभी कभी जैसे environment में degradation हुआ, flood आ गई, अकाल पड़ गया, drought आ गया, invasion आक्रमण हो गए, तो इससे क्या होता है, ये सारी चीजें स्केयर हो जाती हैं। मतलब जो लिविंग कंडीशंस हैं, नेचुरल लिविंग कंडीशंस, जो सोर्सेज हैं, वो कम हो जाता है, तो लोग उस इलाके को छोड़ देते हैं, और वो इलाका क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है, या एक आइसोलेटेड एरिया हो जाता है जहां पे कोई नहीं रहता, नो मैन्स लैंड। ठीक है, इस तरह से वी सी मैनी सच इंस्टेंस इन हिस्ट्री, दस वी सी दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भैया हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपस में कनेक्टेड हैं, और कैसे कनेक्टेड हैं वही सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में बताए गए, उनको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बताया, इंग्लिश को हिंदी में किया और थोड़ा कुछ सिंपल किया। अब आता है टॉपिक ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब भारत के भौगोलिक जो फीचर्स हैं, यानी उसके जो मेन अट्रैक्शंस हैं, वो क्या है। आवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड फार एंड वाइड, हमारी कंट्री एक्सटेंड है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। एट इट्स नॉर्थ लाइन द हिमालय लाइज, नॉर्थ में हिमालय है। टू द ईस्ट बे ऑफ बंगाल, टू द वेस्ट अरेबियन सी, टू द साउथ इंडियन ओशन, एक्सेप्ट फॉर द आइलैंड्स ऑफ अंडमान, निकोबार एंड लक्षद्वीप, द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कंटिन्यूअस। पूरी कंट्री एक साथ यूनाइटेड है, अगर हम आइलैंड को छोड़ दें, आइलैंड थोड़ा मेनलैंड से सेपरेट है। We have to take into account this reason, henceforth referred to as ancient India. When we study the ancient history of the India before 1947, today's the Pakistan, Bangladesh were also the part of India. अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो एंशिएंट इंडिया में काफी बड़ा पार्ट आता था, लेकिन अभी 1947 के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे अलग हो गए और नए देश बन गए। The following reasons are seen to be important when we look at the course of Indian history. तो कौन कौन से मेन हमारे फीचर्स हैं। पहला हिमालय, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, द थार डेजर्ट, द डेक्कन प्लाटू, द कोस्टल रीजन, द आइलैंड्स इन द सीज। तो आज हम पहला टॉपिक सुनेंगे हिमालय, ठीक है, और बाकी की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो भी आपकी बुक में हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर जाके ये हमारा चैप्टर खत्म होगा। तो दिस चैप्टर इज लिटिल बिट लेंदी, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। ये आपकी हिस्ट्री की बुक है, लेकिन इसमें पहला चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर, आपको ये फील होगा कि यार ये तो ज्योग्राफी चल रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिलेशन दिखाया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी की फीलिंग भी आएगी और हिस्ट्री की फीलिंग भी आएगी। तो हिमालय क्या है? हिमालय एक माउंटेन है, एक कॉर्डिलेरा है, ह्यूज माउंटेन बेल्ट, हिंदू कुश और हिमालय रेंज हैव क्रिएटेड एन इम्पेनेट्रेबल वॉल ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो जैसे चाइना के पास चाइना की दीवार है, वैसे हमारे पास हिंदू कुश और हिमालय की जो रेंज है वो एक इम्पेनेट्रेबल वॉल बनाती है,
जिसको मतलब कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, लांग नहीं सकता। तो हमारे पास नेचुरल वॉल है जो हमें बचाती है, जो साउथ ईस्ट मतलब एशिया है, वहां से आने वाली ठंडी हवाओं से और वहां के लोगों से भी। तो चाइना के पास आर्टिफिशियल वाल है, हमारे पास नेचुरल वाल है, और वो है हिंदुकुश और हिमालय की। ठीक है, दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। However, there is a land route through the Khyber and Bolam passes in the Hindukush mountain. This route was connected to ancient trade route. The trade route from China passed through Central Asia and reached Arabia. इसको हम बोलते हैं सिल्क रूट। अब सिल्क रूट जो है, सिल्क रोड या सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ये जो सिल्क रूट है, यहाँ से व्यापार होता था। अभी भी सिल्क रूट के कुछ पॉइंट खुले हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और आप थोड़ा सा गूगल करो सिल्क रूट क्या है, सिल्क रूट क्या थी।